हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया था। उसी के तहत हमने आंसर राइटिंग की सीरीज, बुक सीरीज, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न इंडिया, साथ ही करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। लेकिन कई सारे लोगों के कमेंट्स और ईमेल आप ही के द्वारा भेजे गए, जिसमें आपने ये डिमांड की कि सर, जो आप आंसर राइटिंग की सीरीज कराते हो उसमें जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनके लिए आप अलग से एक वीडियो बनाइए, जिसमें हमें ये पता चल सके कि एक अच्छा आंसर लिखने के क्या कारण है या एक अच्छा आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। इन सारी बातों को आप कवर करें। तो हमने इसी दिशा में आंसर राइटिंग टिप्स में पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। अब हमने पार्ट 2 बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि ये कई पार्ट में ये सीरीज चालू होगी, तो ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में हमने आंसर राइटिंग के लिए कई सारी बातों का अध्ययन किया था। ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम देखेंगे वो कौन सी शेष रह गई बातें हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, और इसमें हम उन डायरेक्टिव वर्ड्स को भी पहचानेंगे जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के लास्ट में कहीं ना कहीं छिपे हुए होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। आप देखेंगे हमने तथ्यों व तर्कों की प्रामाणिकता की बात कर ली थी कि किस तरीके से हम अपना जब आंसर राइटिंग करें तो उसमें तथ्य और तर्कों को प्रमाणित रूप में डालें, कोई भी आलतू फालतू का तथ्य ना डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य डालने की अपेक्षा हम कोशिश ये करें कि तर्कों से उसको प्रमाणित करें। जैसे आप देखेंगे कि कई सारे एस्पायरेंट क्या करते हैं, पूरी एक काउंटिंग नंबर भी डाल देंगे कि 15,699 या दूसरे अभिलेख में, चौथे अभिलेख में, पांचवें अभिलेख में, नौवें अभिलेख में। आप इतने अभिलेखों का जिक्र मत करिए, एक दो का आप बता दीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी और भी फैक्ट याद करने हैं। क्योंकि आप एक पेपर में केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते, आपको उसमें कई सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई। फिर हम देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है, दूसरा, रिपोर्ट, योजना आदि का उल्लेख करें। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें हमें कई सारी रिपोर्ट्स का उल्लेख करना होता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। तो आप जब वो बता रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्वैकरलर सिमंड्स की रिपोर्ट का जिक्र कर देंगे। आप हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट होती है उसका जिक्र कर देंगे। नीति आयोग की जो एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं उनका जिक्र कर देंगे। कहने का मतलब आप इन चीज़ों का उल्लेख करेंगे। जब आप कोई प्रश्न देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि गरीबी से रिलेटेड कोई प्रश्न आया, तो आप वहाँ पे बताएंगे, जब सुझाव देते हो कि आखिरकार सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं, तो आप वहाँ पे 2-3 स्कीम का उल्लेख कर सकते हो। जब आप स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं की बात करते हो, तो सरकार ने कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं चलाई हैं जिसके अंतर्गत लोग लाभार्थी लाभ उठाते हैं, तो आप आयुष्मान भारत योजना का जिक्र कर सकते हो। जब आप देखते हो कि कोई प्रश्न किसान के कल्याण से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर में बूस्ट से रिलेटेड है, तो आप उसमें किसानों से रिलेटेड स्कीम्स का जिक्र कर सकते हो। समझ गए? इस समय की नज़ाकत को देखकर आपको डिसाइड करना होता है कि किस प्रश्न में हमें रिपोर्ट डालनी है, किस प्रश्न में हमें योजना डालनी है, या किस प्रश्न में हमें अपने तथ्यों और तर्कों का एक समावेश करना है। और ये चीज़ आपको तभी समझ में आ सकती है जब हम इन हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एक प्रश्न को सॉल्व करें। हालांकि जब आप हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज में आंसर लिखते हो, तो हम वहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी बातें हों उनको कंप्लीट करें। फिर आप देखिए, बिंदुओं का उपयोग कहाँ करें। कई सारे स्टूडेंट्स ये इस बात में दुविधाग्रस्त रहते हैं कि क्या सर, हम जो अपने प्रश्न का उत्तर लिखें उसको पॉइंट फॉर्म में लिखें या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें। तो ये देखिए, इसका कोई एक पैमाना निश्चित नहीं है। ये जब आप प्रश्न देखते हो, प्रश्न को समझते हो, तो वहाँ आप ये बता सकते हो कि अच्छा, इस जगह पे पॉइंट आएगा, इस जगह पे हमारे बिंदु आएंगे, इस जगह पे हमारा पैराग्राफ आएगा, इस जगह पे हमें तर्क और तार्किकता का प्रमाण देना है, या इस जगह पे हमें निष्कर्ष लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखोगे कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या आशय है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मध्य क्या भिन्नता है। क्लियर? तो अब आप जब इसको लिखोगे तो पहले आप एक पैरा में लिखोगे धर्मनिरपेक्षता का सामान्य सा मतलब क्या है। क्लियर?
फिर आप जो दूसरा पैरा स्टार्ट करोगे तो उसमें आप पहले पैरा की लास्ट लाइन और दूसरे पैरा की स्टार्टिंग लाइन से ज्वाइंट होना चाहिए और फिर आप लिखोगे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में निम्नलिखित भिन्नता है। नंबर 1 आप बता दो, नंबर 2 बता दो, नंबर 3। अब जब आप ये बता रहे हो ना तो कोशिश ये करना 4 नंबर से ज़्यादा पॉइंट ना हो या 4 से 5 पॉइंट ना हो। क्यों? आपका मान लीजिए ऐसा एक पेज होता है, ऐसा ही पेज आपको मिलेगा यूपीएससी में और आपके पास क्वेश्चन लिख दिया गया और आपने यहाँ पे पहले धर्मनिरपेक्षता के बारे में बता दिया, फिर यहाँ पे आपने दूसरा पैरा स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे बिंदु बाई बिंदु बताना शुरू किया। और आप जब यहाँ पे 4 बिंदु बताओगे ना, सिर्फ 4 अंतर, ज़्यादा नहीं, 4 वो भी जो इम्पोर्टेंट है, तो आपने एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ लाइंस रिमेन रह जाती हैं। उन लाइंस में आप ऊपर की जो एक दो और रह गए होंगे उनको ऐड करके लिख दो। ठीक, जब आपने अपना पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इस जगह पे, तब आप अपने पेज को पलटिए और पीछे वाले पेज में फिर से पैराग्राफ में लिखते हुए निष्कर्ष दे दीजिए। क्लियर? तो ऐसा आप कर सकते हो, यानी कि आप जब भी अपना आंसर लिखो उसमें मिक्स अप्रोच अपनाओ कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस समय किस हिसाब से लिख रहे हो। ठीक, फिर आप देखेंगे आपका अगला पॉइंट है कि भूमिका लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हम भूमिका लिखें या ना लिखें। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना कि कहाँ पे बिंदुओं का उपयोग करें, कहाँ पे हम रिपोर्ट्स का उपयोग करें, कहाँ पे हम योजना का उपयोग करें। अब आप देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर एक महान शासक था, उसकी महानता उसकी दीन इलाही धर्म से भी प्रतिबिंबित होती है, तो अब आप यहाँ पर भूमिका लिख सकते हो। भूमिका का मतलब आप यहाँ पे बता सकते हो कि अकबर क्यों महान था, उसकी महानता के पीछे क्या कारण थे, कब राजा बना। ठीक, और फिर आप दीन इलाही का जिक्र कर सकते हो। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आप ये बताइए कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, या फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछे कि शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से कम ख्याति प्राप्त नहीं होती, लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। क्लियर? अब आपको एक स्टेटमेंट इसने दे दिया, तो क्या आप यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भूमिका लिखेंगे? तो नहीं लिखनी। आपको सीधे इस प्रश्न की दी गई लाइन को एक्सप्लेन करना है कि शांति की जीतों का क्या मतलब है और संग्राम की जीतों का क्या मतलब है और ख्याति प्राप्ति का क्या मतलब है। यानी आप पहले पैरा में शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से कम ख्याति प्राप्त नहीं होती, उसे एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे में आप उसका काउंटर करेंगे और तीसरे में आप अपना एक निष्कर्ष देंगे। समझ गए? यहाँ पे ना तो फिर आपका पॉइंट आएगा, ना ही यहाँ पे आपकी भूमिका आएगी। क्लियर? तो आप समय की नज़ाकत के अनुरूप देखिए कि कहाँ पे हमें भूमिका लिखनी है और कहाँ पर नहीं लिखनी। देखिए, कोशिश हम ये करेंगे कि हम जो आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं तो उसमें हम आपको बता भी देते हैं कि कहाँ पे आपको भूमिका लिखनी है और कहाँ पे नहीं लिखनी। आप वो जब डेली देखेंगे तो आपके अंदर खुद ही एक समझ एक निश्चित समय के बाद हो जाएगी कि हाँ, इस प्रश्न में भूमिका हमें नहीं लिखनी। ठीक, फिर है अगला पॉइंट, प्रस्तुतिकरण कैसा हो। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है, आप खाना कैसा बनाते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, खाने का टेस्ट कैसा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उस खाने को परोस कर आप जब लाए हैं तो उसका डेकोरेशन कैसा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? कहने का मतलब, जैसे आप देखोगे कि आप कॉफ़ी अपने घर पे पीते हो तो एक अलग उसका मज़ा है, लेकिन वही कॉफ़ी आप कैफ़े कॉफ़ी में पीते हो जाके तो वहाँ पे आपको डेकोरेशन मिलता है। समझ गए? तो आपको वो कॉफ़ी 200 रुपये की ख़रीदने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट अपने यहाँ घर पे 10 रुपये की कॉफ़ी बनाने में काफ़ी टेंशन्स होती हैं। समझ रहे हैं? यानी कि आप अपना जो प्रस्तुतिकरण दें वो अच्छा दें। तो कई बार लोगों के मन में आता है कि आखिरकार अच्छा प्रस्तुतिकरण होता क्या है। तो अच्छा प्रस्तुतिकरण जो मैंने कई सारे, चाहे आप टॉपर्स को उठाइए या कई सारे जो आंसर राइटिंग्स के ब्लॉग्स लिखते हैं उनको देखिए, या फिर कई सारे एक्सपर्ट जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, उनका मानना है कि जब आप अपना आंसर लिखो तो वो प्रश्न की मांग के अनुरूप हो।
ऐसा ना हो कि प्रश्न की मांग के वो विपरीत हो। जैसे आप एक प्रश्न देखते हो कि आपने देखा होगा, हाँ, कि बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णयों की पुष्टि कर दी। अब आपने ये प्रश्न देखा कि बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णयों की पुष्टि कर दी, तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं एक पैरा में, बक्सर की लड़ाई का क्या मतलब है, किसके किसके बीच लड़ी गई, क्या था, पूरी एक भूमिका लिख देंगे। फिर लिख देंगे प्लासी की लड़ाई के बारे में। भाई आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा है कि प्लासी के जो निर्णय थे वो कौन से थे जिन्हें बक्सर ने पुष्ट कर दिया। कहने का मतलब प्लासी विजय के बाद अंग्रेजों को जो मिला था वो स्थायित्व जो उसका हो पाया वो बक्सर की लड़ाई में हुआ। तो आप ये बताइए कि प्लासी की लड़ाई में आखिरकार अंग्रेजों को क्या क्या चीज़ें हासिल हुई जिसको बाद में उसे स्थायित्व मिला और बाद में फिर कंपनी रेगुलेट करने लगी। इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा है और 150 वर्ड में पूछा, तो आप भूमिका क्यों लिखोगे, फालतू के वर्ड अपने क्यों वेस्ट करोगे। तो आप डायरेक्ट ही इसका प्रस्तुतिकरण कीजिए, ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन लास्ट में है, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम वर्ड लिमिट को कवर नहीं कर पाते। तो देखिए ये सबकी प्रॉब्लम है। वर्ड लिमिट को कवर करने का एक ही तरीका है, वो ये कि जब आप अपना आंसर लिखें तो आप अपना एक बार आंसर लिखने के बाद आप उस फिर से अपने प्रश्न को पढ़ें और फिर से अपने आंसर को चेक करें कि आखिरकार इस आंसर को लिखने में हमें किन किन वर्डों को काटना है। आप देखोगे कई सारे, आपको लगेगा जैसे आप मेरे को देखते हो ना आंसर राइटिंग में, मैं कहता हूँ ये ऊपर की लाइन नहीं लिखनी, ये वेस्ट है। तो आप जब सोचो उतने 30 वर्ड आपने कट कर दिए और आपका आंसर 150 वर्ड में पूछा गया था और आपने 200 वर्ड पे लिखा था और मैंने 30 वर्ड ऑलरेडी कम कर दिए, तो यानी कि आप 170 वर्ड पर तो आ गए ना। फिर मैंने लास्ट में जाते जाते आपसे कहा कि ये लाइन भी कट कर दो 20 वर्ड की, तो आपके 20 वर्ड और कट हो गए, तो आपका 150 वर्ड में आंसर बन जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी प्रश्न है, क्या सर 150 वर्ड के क्वेश्चन में क्या हम 150 वर्ड ही लिखें। तो ऐसा कोई वहाँ ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप ये मान कर चलिए 150 वर्ड में की जगह अगर आप 100 लिख के आते हो तो प्रॉब्लम है। आप 150 को 130 कर सकते हो, 120 कर सकते हो, 140 कर सकते हो, या 200 जो वर्ड के क्वेश्चन होते हैं आप उनको 180 कर सकते हो। कहने का मतलब जब आप इस पूरे पेज में लिखते हो तो ये 100 माना जाता है, बैक में हाफ कर देते हो तो 150 हो जाता है, और ऐसे ही जब आप 2 पेज कर देते हो तो 300 हो जाता है। क्लियर। तो आपको ये क्लियर रखना है कि यहाँ पे हमारे लगभग 7 वर्ड ही आए इस लाइन पे, एक लाइन पे पूरे में। साथ ही आप जब 7 करके करोगे दूरियाँ थोड़ी हों ऐसी ऐसी, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आपने पास पास लिख दिया। इतनी कम से कम दूरी हो कि ऊपर वाले वर्ड से नीचे वाले वर्ड को आप समझ सके और एग्जामिनर अच्छे से पढ़ सके। और एक बात और मैं आपको जो बतानी है, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जब भी पॉइंट लिखेंगे तो उनके पॉइंट में क्या होता है कि उन्होंने मान लीजिए जैसे पॉइंट डाला कि ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। वैसे डालना ऐसे चाहिए होता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर। फिर आप में से कई सारे स्टूडेंट, हो सकता है आप लोग ना करते हों, लेकिन आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स की आंसर राइटिंग की कॉपी में क्या होता है, वो जैसे पैरा यहाँ से स्टार्ट किए अपना, मान लीजिए उन्होंने पैरा यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, और उनका पैरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक, तो वो क्या करते हैं अपने दूसरा पैरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो गलत है पूरी तरह। क्यों? क्योंकि आपका जब पैरा यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे ख़त्म हो तो जो दूसरा पैरा हो वो यहीं से स्टार्ट हो, क्लियर, अगली लाइन से, और फिर आप ऐसे लिखो, तो इससे आपको दिखेगा कि हाँ ये पैरा हमारा अलग अलग है। साथ ही आप क्या कर सकते हो कि जब आप आंसर राइटिंग की शुरुआत किया करो ना, तो आप अपने आप को देख लो कि आपको इस एरिए से यहाँ तक लिखना है, हमेशा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और जब आपको पॉइंट फॉर्म में करना है तो पॉइंट आप बीच में डाला करो हमेशा, तो एक अलग दिखेगा, एक डिज़ाइन बन जाएगी आंसर राइटिंग की कि हाँ हमें आंसर ऐसे लिखना चाहिए। क्लियर हुआ आपको। फिर आप देखोगे कि कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वर्ड बचाने के चक्कर में, मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे लिखा आदि और आदि लिख रहे हैं और आदि लिखते लिखते उनका द इस जगह पे लाइन को क्रॉस कर गया, तो ये गलत हो जाएगा आपका वर्ड। तो आप क्या करें, या तो आदि के लिए यहाँ से जगह ही छोड़ दें, और या अपने आप को इतना मैनेज कर लें कि यहाँ पे वो वर्ड अपने आप फिट आ जाए।
जैसे आप देखते हो ना, मकान बनाने वाला जब ईंट लगाता है मकान की दीवार में, तो सारी ईंटें एक समूची नहीं लगाता, कभी उसको तोड़ना भी पड़ता है। तो पहले ही दिमाग में रख लेता कि यहाँ पे इतनी ही छोटी ईंट आएगी, ठीक। और अगर नहीं आएगी तो यहाँ पे वो मसाला भर के काम चला लेता है और नई ईंट फिर यहाँ से लगाता है। तो वही आपको करना है, आपको इस लाइन के बाहर नहीं जाना, ना इस लाइन के बाहर जाना, और ना यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रतीक चिन्ह। जैसे आप देखोगे जब व्यापारियों से मिलोगे, वो क्या करते हैं, कभी तराजू बांट बना दिए, कभी ओम नमः शिवाय लिख दिए, कभी कुछ लिख दिए। ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी कहीं पे। आपके उत्तर में आपकी जरा सी भी पहचान नहीं झलकनी चाहिए, चाहे वो आपकी जाति हो, चाहे आपकी राजनीतिक हो, चाहे वो आपकी धार्मिक हो, या आपकी सांस्कृतिक हो, या आपकी क्षेत्रीय हो, या आपकी स्वयं व्यक्तिगत हो कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, ये भी नहीं झलकना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब लड़कियों के बारे में लिखते हैं तो काफ़ी बुरा भला लिख देते हैं। कई सारी लड़कियां क्या होती हैं, जब स्टूडेंट्स के बारे में लिखती हैं, लड़कों के बारे में, तो उनमें भी एक पूर्वाग्रह होता है। आप ये चीज़ें मत दर्शाइए। क्यों? क्योंकि आप जब लवासना में ट्रेनिंग करते हो तो बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और हमारे इंडिया में सबको इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। ये बात अलग है कि आपके साथ किसी ने गलत किया होगा तो आप उसको बेस बनाकर पूर्वाग्रह धारण कर सबको उस लेवल पे नहीं देख सकते। समझ गए? तो आप ऐसा आंसर लिखने से बचें। जैसे कई बार आता है ना कि किसी दोषी को सज़ा कैसी देनी चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं, तो आप वहाँ पे एक्सट्रीम हो जाते हैं कि मैं होता तो मैं ये कर देता, वो होता तो ये कर देता। इन सारी चीज़ों से आप बचें। आप एक प्रशासक हैं, आप अभी भी गांव के वो बच्चे, आम बच्चे नहीं हैं जो बाकी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देश चलाने के लिए बने हो, इसलिए आपकी जो सोच हो वो देश के अकॉर्डिंग हो, ना कि अपने व्यक्तिगत निर्णय के अकॉर्डिंग हो। क्लियर? व्यक्तिगत भला अब आपका नहीं है, अब आपका जो भला है वो समाज का भला है, ठीक। फिर आप देखोगे हमने ये सारी चीज़ें कर ली, तो कई सारे लोग आखिरकार लास्ट में ये पूछते हैं कि एक अच्छे उत्तर आप किसे कहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा उत्तर वह उत्तर होता है जो प्रश्न की मांग के अनुरूप लिखा गया हो। कहने का मतलब जो प्रश्न ने पूछा आपने उसी का उत्तर दिया, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कहने का मतलब एक इक्विरेट फार्मूले के अंतर्गत आपने उस उत्तर को गढ़ दिया। क्लियर? तो वही आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है। तो आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे क्या सर आप बेस्ट आंसर लिख लेते हो? तो नहीं, मैं बेस्ट आंसर नहीं लिख पाता, लेकिन बेस्ट से बेस्ट लिखने की कोशिश रोज करता हूँ, और वही आप भी करो। आप भी बेस्ट नहीं लिखते हो, हम भी बेस्ट नहीं लिखते, लेकिन हम सब उस बेस्ट की ओर पहुंचने का नित्य प्रयास जरूर करते हैं। और जो चेक करता है वो भी बेस्ट आंसर नहीं लिखता, लेकिन वो भी बेस्ट की ओर पहुंचने का प्रयास करता है। जैसे कि कई सारे लोग होते हैं ना, क्या आप ईश्वर से मिले हो? तो नहीं, लेकिन हम उससे मिलने का प्रयास तो करते हैं। क्लियर? तो वही एक आंसर है। ना तो कोई आपको बेस्ट आंसर बता सकता है, लेकिन हाँ बेस्ट से बेस्ट आपको बनने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता है। फिर ये आपकी मेहनत, आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर कितना बेस्ट लिख पाते हो। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं जो आंसर आपको बताऊँ उसमें मेरा बेस्ट वर्जन हो, या उसके अलावा कोई व्यक्ति अगर आपको बताने की कोशिश करे तो मेरे से ज़्यादा पॉइंट उसमें ऐड ना कर पाए। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कुछ उन वर्डों को जिनके बारे में आप काफ़ी व्यथित रहते हो, आपके मन में लगता है कि ये वर्ड कैसे आ गए, इनको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे अभी हम बस सामान्य इनका परिचय लेंगे कि ये वर्ड हैं कौन कौन से, और फिर हम क्या करेंगे अगले अपने वीडियो में इन वर्डों के बारे में देखेंगे एक एक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। तो पहला है व्याख्या, वर्णन करें, विवरण दें, स्पष्ट करें, प्रकाश डालें, आलोचना करें, समीक्षा करें, समालोचना करें, परीक्षण करें, निरीक्षण करें, गुण दोष का विवेचन करें, मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, विवेचना करें, मीमांसा स्पष्ट करें, और लास्ट में विश्लेषण करें और तार्किक खंडन करें। आपने 17 से ज़्यादा डायरेक्टिव वर्ड्स को देखा, लेकिन आपको पता हो मज़े की बात ये कि आपको इनमें 17 पे क्वेश्चन नहीं आते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 20 में जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो जानते हो किस वर्ड पे होता है? वो आपका सबसे ज़्यादा होता है एक मूल्यांकन पे, दूसरा आपका होता है विवेचना पे, तीसरा आलोचनात्मक मूल्यांकन पे, चौथा समालोचना पे, पांचवा आपका वर्णन करें या व्याख्या करें पे, और छठा आपका जो होता है वो होता है तार्किक खंडन पे, और सातवां विश्लेषण करें। समझ गए? इस सीरीज में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस बार यूपीएससी ने ज़्यादातर प्रश्न विश्लेषण करने पे पूछा है,
या तो ज़्यादातर प्रश्न उसने विवेचना करने पे पूछा है। तो हम देखेंगे इन वर्डों का क्या मतलब है और इन वर्डों के आधार को जब हम देखेंगे तो प्रश्नों को भी देखेंगे कि आखिरकार ये वर्ड उस प्रश्न के अनुरूप हैं या नहीं है। हमने क्या किया, इन सारे वर्डों को कई सारी कैटेगरी में बांट दिया, जैसे व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट, प्रकाश, ये सब पार्ट 1 में हमने किए। फिर हमने आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष, इनको पार्ट 2 में किया। फिर हमने तीसरे पार्ट में मूल्यांकन और आलोचना को रखा। चौथे पार्ट में हमने विवेचना को रखा। पाँचवें पार्ट में मीमांसा को, छठे पार्ट में विश्लेषण को और सातवें पार्ट में तार्किक खंडन को, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि इनका डिस्क्रिप्शन क्या है और फिर उसके अगले पार्ट में एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।